हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आज हम चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, चैप्टर नंबर 4 आज हम ख़त्म करने वाले हैं, है ना। अच्छा जी, तो सर सबसे पहले ये बताइए कि इसका मतलब क्या होता है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग, थोड़ा और चलते हैं यहाँ पर डेप्थ में। इसमें आपको 3 टर्म मिलेंगे बच्चों। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। 3 शब्द हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है बेटा फूड सिक्योरिटी का अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि हर किसी को फूड मिलना चाहिए, है ना। अवेलेबल रहे, इतना अवेलेबल, हाजिर रहे। विद इन रीच हो, इसका मतलब होता है विद इन रीच हो, जो उसकी पहुंच हो। ये नहीं कि वो निकलता है घर से तो मालूम पड़ा 5 घंटे उसको लग जाते हैं, किसके लिए, फूड को एक्सेस करने के लिए। ऐसी जगह में रहता है फूड, या फिर वो जा नहीं पाता वहाँ पे। और रेट भी ऐसे होना चाहिए जिससे वो अफोर्ड कर सके। तो अवेलेबिलिटी मतलब क्या हुआ, पहला फूड हर किसी को मिलना चाहिए, विद इन रीच हो, अब उसकी एक्सेसिबिलिटी आसानी से हो बिल्कुल, और रेट भी क्या उसके हिसाब से उसके दायरे में होना चाहिए। ठीक बात है यहाँ तक। तो फूड सिक्योरिटी को और आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है इसके अंदर। फूड सिक्योरिटी, फर्स्ट पॉइंट, गरीबों को खाना नहीं मिल पाता है तो उन्हें मिले, ये पहला कारण है। पुअर पीपल who are not getting food should be available for them, फिर नंबर 2 पॉइंट क्या है बच्चों, कई बार क्या होता है जैसे फ्लड हो गया, है ना, ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, या बहुत बाढ़ आ गई, या सुनामी, आप लोगों ने नाम सुना है एक तो। कोई ऐसी मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए तो कभी भी जो लोगों को खाना पर्याप्त मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में हम फूड सिक्योरिटी बना के रखें, फूड को सिक्योर करके रखें ताकि लोगों को खाने की दिक्कत ना जाए फूड की, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को मालूम होगा 1993 में 1943 में सॉरी 1943 में एक बार, बुक में देखना आप लोग ध्यान से पढ़ना, बंगाल में फेमाइन आया था एक। बंगाल में ऐसी ही फूड इनसिक्योरिटी हो गई थी, इसमें 30 लाख पीपल वेयर क्या हुए थे, डाइड हो गए थे, मर गए थे बेचारे। क्यों? फूड ना मिलने की वजह से। लेकिन उसके बाद कभी भी ऐसा कोई खतरा नहीं आया हमारे देश में। लेकिन हर साल हमारे देश में कुछ ना कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं, नेचुरल डिजास्टर होते हैं जिसकी वजह से हर साल फूड की इनसिक्योरिटी हो जाती है। इसलिए फूड सिक्योरिटी एक जरूरत का हिस्सा बन गई है, फूड सिक्योरिटी, ठीक है। कैसे होती है अभी आप पढ़ेंगे। अब उन लोगों की बात करेंगे जिन लोगों को खाने की कमी है या खाने की कमी का सामना करना पड़ता है। तो पहले बात करता हूं मैं कैसे, ऑक्यूपेशन वाइज, है ना, ऑक्यूपेशन वाइज बात कर रहे हैं अपन पहले। तो इसमें एक आएगा बेटा
रूरल एरियाज में कौन लोग हैं, और फिर बात करेंगे अर्बन एरिया की। ठीक बात है कि नहीं? अर्बन एरिया की बात करेंगे। और रूरल एरिया में बेटा वो लोग आते हैं जैसे फार्मर्स हो गए, है ना, ट्रेडिशनल आर्टिसंस हो गए। ट्रेडिशनल आर्टिसंस समझते हो आप लोग क्या होता है? ट्रेडिशनल आर्टिसन मतलब होता है जो मट चटके बनाते हैं, कुछ लकड़ी वकड़ी का काम करते हैं, ट्रेडिशनल आर्टिसंस। अर्बन में बेगर मिलेंगे आपको। बेगर के अलावा और कौन मिलेगा? रिक्शा पुलर्स हो गए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिक्शा पुलर्स हो गए, रिक्शा पुलर्स हो गए, और एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोशल ग्रुप की बात करें, है ना, तो सोशल ग्रुप के हिसाब से बच्चों, सोशल ग्रुप के हिसाब से एससी हो गए, एसटी हो गए, और सम सेक्शन ऑफ ओबीसी, सम सेक्शन ऑफ ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये सोशल ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सोशल ग्रुप की बात करेंगे तो एससीज हो गए, एसटी हो गए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, सम सेक्शन ऑफ ओबीसी आर आल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। इसके बाद अगर हम जेंडर वाइज बात करें, जेंडर बोल दो या एज वाइज, जेंडर एंड एज वाइज, है ना, एज वाइज बात करेंगे तो कौन लोग ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योर हैं? तो पहले में बच्चों आता है फीमेल्स हो गई, उनको जो है बहुत जल्दी काम नहीं मिलता है और रोजगार मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से बेचारे वो लोग भूखे मरते हैं। स्मॉल चाइल्ड हो गए बिलो 5 ईयर्स, स्मॉल चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स। और एज वाइज दोनों मिला करके ये जेंडर एज वाइज, तो फीमेल्स और स्मॉल चाइल्ड हो गए बिलो 5 ईयर्स faces the problem of what? Faces problem of food insecurity, food insecurity as well as क्या? malnutrition, कुपोषित का शिकार होते हैं वो लोग, malnutrition, इसको बोलते हैं कुपोषित होना। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं बच्चों। जेंडर और एज वाइज की बात करें हम यदि, तो उसके बाद आती है अगली टॉपिक क्या तुम्हारी, रीजन की बात करते हैं। रीजन की बात करेंगे यहाँ पर लोग, तो उसमें कौन सा आएगा पॉइंट अपना? पहला, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, रिमोट एरियाज जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है या ऐसे रास्ते यहाँ पे नहीं पहुँच पाते वो लोग, फिर रेजिम पुअर टू नेचुरल डिजास्टर, जो नेचुरल डिजास्टर का सामना करते हैं बेचारे वो लोग, और स्पेशली जो माइग्रेंट्स होते हैं, है ना, जो माइग्रेट करते हैं। अब जैसे एक जगह कोई सुनामी आ गया तो वहाँ पे तो खाना पीना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, तो वो लोग बच्चों माइग्रेट जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये सब लोग भी रीजन वाइज अगर बात करें तो ये टॉपिक आएगा। ठीक है, उसके बाद हंगर जो है बच्चों 2 तरह का होता है। हंगर, भूख जो है वो 2 तरह की होती है, 2 सेक्शन में बांटी हुई। एक होती है क्रॉनिक हंगर और एक होती है सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर होता है पुअर पीपल, जो बेचारे हमेशा गरीब रह जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉनिक हंगर। और इसमें बच्चों आता है नो फूड फॉर फ्यू मंथ्स। जैसे किसान लोग हो गए, कुछ महीने काम चला खेती बाड़ी का, उसके बाद बेचारे बेकार हो गए, तो ऐसे लोग सीजनल बेरोजगार हो गए। तो ये अर्बन में भी पाए जाते हैं और शहरों में भी पाए जाते हैं, है ना। तो अर्बन में तो हो गया वो जो लेबर्स क्लास होती है अर्बन शहरी इलाकों में, जहाँ पे कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि रेनी सीजन है, तो लोग रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन नहीं करवाते,
रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन नहीं कराते तो ऐसी लेबर क्लास क्या जाती है, सीजनल अनएम्प्लॉयड हो जाती है। और गांव में जो होता है तो फार्मिंग नहीं होती है, इसलिए वो लोग सीजनल अनएम्प्लॉयड कराते हैं। ठीक है। अब दूसरा और कारण क्या है कि फूड जो है वो कम है, फूड इज लेस, या कह लो लेस फूड है, और पीपल क्या है, ज़्यादा है। तो भाई सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं किसकी दिक्कत जाएगी, फूड इनसिक्योरिटी की, क्योंकि लोग क्या है, ज़्यादा, और फूड क्या है, कम है। ठीक है। तो इसीलिए लेस फूड और मोर पीपल होने की वजह से ही इंडिया गवर्नमेंट ने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। उस रेवोल्यूशन का नाम था क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है 1965 या 60 बोल सकते हो आप लोग, 7 मिलियन टन्स करती थी उस समय पे जब शुरुआत हुई इसकी ग्रीन रेवोल्यूशन की, ताकि स्पेशली फीड और वीट की जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, वो बढ़ाया जाए। और 2010 तक ये डेटा जो है वो कितना हो गया, 218 मिलियन टन्स। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है फूड इनसिक्योरिटी में। इन 1965 के बाद अगर बात करें तो 2010 में ये जो डेटा है कितना हो गया, 7 मिलियन मात्र जो शुरू हुआ था वो कितना बढ़ के हो गया, 218 मिलियन टन। ठीक है। अब फूड सिक्योरिटी के दो कंपोनेंट्स हैं बच्चों, फूड सिक्योरिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। फूड सिक्योरिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला है बच्चों बफर स्टॉक, बफर स्टॉक, और दूसरा है PDS, जिसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी, बफर स्टॉक की, कि सर बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। बफर स्टॉक, इट इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम लोग FCI बोलते हैं। इसमें मेनली वीट और राइस के प्रोडक्शन की बात कही गई है, या करते हैं, इसलिए मतलब वीट एंड राइस का प्रोडक्शन करने के लिए वीट एंड राइस का प्रोक्योरमेंट करती है कौन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ताकि लोगों को किसी भी नेचुरल कैलामिटी में खाने की कमी ना पड़ने पाए। तो ये बफर स्टॉक मेंटेन कर लेती है। अब ये FCI कैसे स्टॉक को मेंटेन करती है, उसके स्टेप्स देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या करती है FCI क्या स्टेप्स उठाती है, किसको, फूड को स्टोर करने के लिए। नंबर 1 बच्चों क्या है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लेना इस पॉइंट को। ठीक है। FCI परचेज वीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स, या ऐसे फार्मर्स खरीदती है ऐसे स्टेट से वेयर देर इज सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, ठीक है, और उस फार्मर ने 100 कुंटल का प्रोडक्शन किया है, और मान लो कि 70 कुंटल जो उसको घर की रिक्वायरमेंट है, उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, तो सरप्लस कितना बचा बच्चों, 30। तो 30 कुंटल जो है सरप्लस प्रोडक्शन कहलाता है, जो कि अलग अलग राज्यों में होता है, अलग अलग स्टेट्स में होता है, और ये सब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको परचेज कर लेती है। ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट, फार्मर्स आर पेड इन प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप विच इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पहले ही अनाउंस कर देती है प्राइस का। नंबर 2 पॉइंट ये कि हम आपसे इस प्राइस पर ये वाला गुड्स लेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है बच्चों। फिर नंबर 3 पॉइंट आता है इसके अंदर, दे परचेज फूड ग्रेन्स एंड स्टोर इन ग्रेनरीज। क्या करते हैं, फूड को परचेज कर लिया, ग्रेन्स को, और खूब बड़ी ग्रेनरी के अंदर क्या कर दिया, उसको स्टोर कर दिया इस तरह से, ताकि कभी कोई नेचुरल कैलामिटी हो, कोई ऐसा कुछ बात हो, तो हम उसको फूड जो है वो हमें काम आ सके।
फिर बच्चों होता है 4th नंबर के पॉइंट में, दे डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स टू डेफिसिट एरियाज। 4th पॉइंट में क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि जो भी फूड जो स्टोर करती है गवर्नमेंट, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वैसे डेफिसिट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ताकि जो पुअर लोग हैं, पुअर क्लास स्ट्रेटा ऑफ फैमिली सोसाइटी हैं, उनको बहुत ही लो प्राइस में उनको वो बेच देती है। उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं इशू प्राइस। ध्यान रखना, इशू प्राइस उसको बोलते हैं जहां पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उन डेफिसिट एरियाज में जहां पे प्रोडक्शन कम हुआ है वहां पे, और जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं सोसाइटी के, उनको ये बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उनको दे देती है गुड्स, उसको बोलते हैं इशू प्राइस। फिर बच्चों 5th पॉइंट था, मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर इमरजेंसी लाइक फूड शॉर्टेज इन एडवर्स वेदर कंडीशन। तो 5वें पॉइंट में बस ये ध्यान रखना है कि कोई एडवर्स कंडीशन बन जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से फूड का प्रोडक्शन ना हो पाए, ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी वगैरह कोई ऐसी कैलामिटी हो जाए, तो हमारे पास वो फूड क्या रहे, स्टोर रहे। इसके लिए भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस तरह से स्टेप्स उठाती है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों किसकी, पीडीएस की बारी। एक तो बफर स्टॉक हो गया, फिर सेकंड नंबर पॉइंट क्या है हमारा, पीडीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। द फूड परचेज बाय एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड शॉप्स अमंग पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दिस इज कॉल्ड पीडीएस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द फूड परचेज बाय एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड शॉप्स among poor section of society, this is called PDS। बोले तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और जो इनकी जो रेगुलेटेड शॉप होती है उसको बोलते हैं राशन शॉप्स, राशन की दुकान बोलते हैं, सरकारी मूल्य की दुकान भी बोलते हैं। तो 5.5 लाख शॉप्स, फेयर, उसको फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में फेयर प्राइस शॉप बोल दो, उचित मूल्य की दुकान भी बोलते हैं, राशन की दुकान भी बोलते हैं। ठीक है, तो 5.5 लाख शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप वेयर ओपनड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। दोज हु आर हैविंग राशन कार्ड कैन गेट फूड फ्रॉम हियर। राशन का एक कार्ड बनता है कि यू आर एलिजिबल टू गेट राशन, मतलब होता है फूड का आइटम, यू कैन गेट ओनली व्हेन यू हैव व्हाट, राशन कार्ड होगा। ठीक है, उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम चलाए हैं जिससे लोगों को कभी फूड इनसिक्योरिटी का सामना ना करना पड़े। इसमें तुम्हारा एक आता है बच्चों, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और एक आता है बच्चों इसमें मिड डे मील। मिड डे मील में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं गरीब इलाकों के, बैकवर्ड एरियाज में, शहरों में भी है, तो क्या होता है, जैसे गरीब लोग हैं तो वो प्रॉपरली बेचारे अपने बच्चों को प्रॉपरली फूड जो है नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, और जब वो फूड नहीं प्रोवाइड करा पाते तो उनको बेचारे किसी काम में लगा देते हैं, जैसे चाय की दुकान में, कभी कुछ किसी काम में लगा देते हैं। उन सब से बचने के लिए, उन सब से हटने के लिए तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन छोटे बच्चों को स्कूल बोला कि स्कूल पढ़ने के बहाने से समझ लीजिए आप आइए, ताकि जो उनके पेरेंट्स हैं वो इस बात को ये सोचे कि चलो भाई कम से कम खाने को तो स्कूल में मिल जाएगा बच्चों को, और पढ़ाई भी जाएगी साथ में। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये मिड डे मील का प्रोग्राम चलाया था, जिसमें बच्चों को फ्री खाना दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मिड डे मील। ओके, फिर बच्चों आता है पीडीएस। पीडीएस में एक और चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, 1992 तक सभी को खाने का राशन मिल जाया करता था, सभी लोगों को, मतलब जो चाहे अपर कास्ट हो चाहे वो लोअर कास्ट के लोग हों, कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि रिच कौन है और पुअर कौन है। कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1992 तक
सभी को राशन की दुकान में फूड मिल जाया करता था। लेकिन 1992 के बाद रिवैम्प पीडीएस इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें जो कि 1700 ब्लॉक्स में ऑल ओवर कंट्री के अंदर और ख़ास करके रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में खोला गया। और 1997 तक आते आते जितने भी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थे इंट्रोड्यूस हुआ, किस बात के लिए? टू हेल्प द पुअर इन ऑल द एरियाज ऑफ द कंट्री। और फिर 2000 आते आते, कौन सा ईयर आते आते? ईयर 2000 आते आते क्या हुआ बच्चों? अन्नपूर्णा योजना वॉज इंट्रोड्यूस टू हेल्प इंडिजेंट सीनियर सिटीजन। ये मतलब जो सीनियर सिटीजन को फूड की दिक्कत आती है उनको भी फूड प्रोवाइड किया गया। अब इन सब का रिजल्ट क्या हुआ वो समझते हैं कि इसका आखिर रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट ऑफ पीडीएस, मैं बोल रहा हूं सारे पॉइंट लिख लेना आप लोग याद करके। नंबर 1 पॉइंट, पीपल कुड नॉट अफोर्ड फूड, हैड इजी एक्सेस टू इट। अब लोग आसानी से फूड पा सकते हैं बिल्कुल। तो पीपल कुड नॉट अफोर्ड फूड एंड हैड इजी एक्सेस टू इट। फिर लिखा है क्या? लोग भूखमरी का लेस डेथ हो गई। सेकेंड नंबर पॉइंट, रिजल्ट ऑफ पीडीएस पढ़ रहे हैं हम लोग। और थर्ड नंबर पॉइंट ये है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों की फसलें क्या हुई? ज़्यादा होने लग गई। और जब ज़्यादा होने लग गए तो फार्मर्स को क्या होने लग गया? इनकी इनकम बढ़ना शुरू हो गई। किसकी? फार्मर्स की। ठीक है बच्चों। अब इसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी थे। क्या क्या इसके डीमेरिट्स थे वो समझ लेते हैं। डीमेरिट्स, फर्स्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लेना। पहला पॉइंट, स्टिल मेनी पीपल गो टू स्लीप हंगर बाई डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। इतनी ज़्यादा ग्रेनरीज में फूड स्टोर होने के बाद भी लोग आज भी क्या हैं? भूखे सो रहे हैं। पहला डीमेरिट है किसका? पीडीएस का। दूसरा, फूड गोडाउन्स are overflowing with grains, with some rotting away and some being eaten by rats। इसका मतलब होता है बच्चों कि इतना ओवरफ्लो ग्रेनरीज में भरा हुआ है और कुछ तो अनाज सड़ रहा है और कुछ चूहे खा के अपनी पार्टी बना रहे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इन जुलाई 2012 FCI had 82 million tons of grains in buffer stock, whereas 33 million ton was क्या हुआ? रिक्वायर्ड। चाहिए सिर्फ 33 मिलियन था, लेकिन था कितना हमारे पास? 82 मिलियन टन ऑफ ग्रेन्स। तो एक्सेस था, ये खराब हो गया। फिर लिखा, स्टोरेज ऑफ हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक कॉजेज हाई केयरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब क्या होता है कि बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में जो स्टॉक है उसको मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े गोडाउन चाहिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ती है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। फोर्थ पॉइंट था ये बच्चों। फिफ्थ पॉइंट में था, मोर फार्मर्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग राइस एंड व्हीट टू इनहेंस एसपी। सिक्स पॉइंट लिखा है, इंटेंसिव यूज ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस राइस हैज लेड टू फॉल इन वाटर लेवल, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक्सेट्रा। अब क्या होता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत जो HYV सीड का उपयोग करा जाता है उसमें क्या होता है कि पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इससे वाटर लेवल देश का क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है और जिससे इन्वायरमेंट में भी क्या पड़ रहा है? उसका फर्क पड़ रहा है। तो ये इसके डीमेरिट थे। 5-6 पॉइंट मैंने बताया आप लोग को। फिर पीडीएस, अब ये जो पीडीएस के जो डीलर्स होते हैं सम टाइम क्या करते हैं? वो लोग मैल प्रैक्टिस करते हैं। किस टाइप के? पहला, ध्यान से बात सुनना, डाइवर्टिंग फूड ग्रेन्स टू ओपन मार्केट टू गेट बेटर मार्जिन। जो गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड कराया था फूड, वो जिन लोगों को देने के लिए बोला था वो न दे करके क्या करते हैं? वो लोग ओपन मार्केट में सेल कराते हैं और जिनको देना था उनको दे देते। सेकेंड पॉइंट, सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स ऑफ राशन शॉप। वहाँ घटिया क्वालिटी का ले आते हैं और अच्छी वाली क्वालिटी का मार्केट में माल दे देते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है बच्चों, इर्रेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप, और इर्रेगुलरली अपनी राशन शॉप को
खोलते और बंद करते हैं तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 3 क्या थे, मैल प्रैक्टिस के पॉइंट थे। फिर थर्ड और अगली बात आती है रोल ऑफ कोऑपरेटिव। आखिर कोऑपरेटिव का क्या रोल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी इन फूड सिक्योरिटी, इन फूड सिक्योरिटी में क्या योगदान रहा है। पहला पॉइंट, ध्यान से बात सुनना, 94% ऑफ फेयर प्राइस शॉप इन तमिलनाडु आर ओन्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी विच हैज परफॉर्म वेरी वेल। पहला पॉइंट। दूसरा, मदर डेयरी इन दिल्ली प्रोवाइड मिल्क एंड वेजिटेबल्स एट वेरी लो कॉस्ट या वेरी लो प्राइस विच आर कंट्रोल्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। फिर अमूल ब्रॉट वाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एट वेरी चीप रेट्स। ये थर्ड पॉइंट था अमूल का। ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी के रोल हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट साइंस हैज फैसिलिटेटेड NGOs फॉर सेटिंग अप ग्रेन्स बैंक इन डिफरेंट रीजन ऑफ महाराष्ट्र। ये सारे पॉइंट है बच्चों, ये रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को रहा है किसके अंदर, फूड की सिक्योरिटी को लेकर के। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने सारे के सारे चैप्टर अपने क्या कर लिए, द एंड, ठीक है। और अभी भी आप लोगों को कुछ दिक्कत जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।